नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ब्लॉकेड अमेरिका का है। उससे बहुत सारी नई चीजें खड़ी खड़ी हो गई हैं। हेल्थ क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस और एक तरीके का इकोनॉमिक क्राइसिस भी। एशियन और गल्फ कंट्रीज अब इकोनॉमिक, हेल्थ और एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहे हैं। 2026 के ईरान यूएस स्कर्मिश से, जो ईरान यूएस इसराइल युद्ध था, वो अब ईरान यूएस स्कर्मिश में कन्वर्ट हो गया है। तो इसमें अब नई बातें जो निकल के आ रही हैं वो ये निकल के आ रही हैं कि यूएस नेवी ब्लॉकेड्स जो हैं ईरानियन पोर्ट्स पर, जिस पे ईरानियन शिप्स को निकलने नहीं दिया जा रहा है, उससे 20% ग्लोबल सप्लाई ऑयल और एलएनजी जो फ्लो है उसकी रुक जाएगी। भारत में भी अब इसके संकेत आ रहे हैं कि जैसे 29 तारीख को वेस्ट बंगाल के सेकेंड फेज की पोलिंग खत्म होगी, तेल 20 से 25 रुपए लीटर महंगे होने की संभावना है। और कहा जा रहा है कि क्रूड ऑयल भी जो है वो 120 से $130 पीक करने वाला है। गल्फ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक बहुत बड़ा आघात है। एशिया का इंपोर्ट जो है वो एक्यूट एनर्जी शॉर्टेजेस और इन्फ्लेशन से गुजरेगा, जिसमें स्टैगफ्लेशन भी जो है वो हो सकता है। और ये 1972-73 की ऑयल ब्लॉकेट के बाद जो 1979 का ईरान रेवोल्यूशन हुआ था, उस समय भी यही हुआ था। स्टैगफ्लेशन सिचुएशन हो गई थी। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है कि पैसा आपके पास है नहीं और चीजें और महंगी हो गई हैं जो आप खरीद नहीं सकते। और हेल्थ जो इसका इम्पैक्ट होगा वो सप्लाई चेन की वजह से होगा, क्योंकि जब सप्लाई चेन मैनेजमेंट खराब होती है तो एग्रीकल्चर के फर्टिलाइजर्स भी नहीं आएंगे, सर्जिकल इक्विपमेंट्स बनाने का सामान भी नहीं आएगा और बहुत सारे हेल्थ क्राइसिस भी उत्पन्न हो सकते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सिद्धार्थ जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सिद्धार्थ जी आपका। तो ये जो एनर्जी क्राइसिस है, पहले तो यहीं से शुरुआत करते हैं। ये जो कोर शॉक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, जिसमें 80 से 90% एशिया का जो ऑयल इंपोर्ट है, स्ट्रेट ऑफ मलाका और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोनों जगह यूएस का ब्लॉकेट है। ये किस तरीके से एशियन कंट्रीज को हिट करता है और आने वाले समय में अभी जापान में आपने देखा कि यूएस पैसिफिक का शिप 15 मार्च से चला, वो 24 या 25 अप्रैल को पहुंचा जाके। तो इस तरीके से एक एनर्जी क्राइसिस जापान में भी खड़ा हो रहा है, एशिया में भी खड़ा हो रहा है, भारत और स्टेट ऑफ मलाका अगर हो गया तो इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड। इससे चाइना जितना लेवरेज कर सकता है वो करेगा, पर जो ब्लॉकेड है वो किस तरीके से एशियन इकोनॉमी को हिट करेगा, और इस पर आपकी क्या राय है? जी हाँ, जैसे आपने दो चोक पॉइंट्स का नाम लिया, दो खाड़ियों, बहुत संकरी खाड़ियों का नाम लिया, एक हॉर्मुज और एक मलक्का। तो मलक्का की खाड़ी में अगर किसी तरह का ब्लॉकेड है, वो चीन करे या अमेरिका करे, उससे भारत को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत को ज्यादातर जो उसको तेल आता है या उसकी जो ऊर्जा आती है वो भारत के पश्चिम से आती है, चाहे वो रशिया से आए या आपके क्या कहते हैं अमेरिका से आए या हॉर्मुज के खाड़ी से आए, खाड़ी के देशों से आए। तो लेकिन हॉर्मुज बंद होने के चलते ये अब बिल्कुल सही है कि भारत की 25% ऊर्जा में कमी आ गई है, ऊर्जा उपलब्धि में। और ये घरों में दिखने लगा है, खास करके आपको गैस सिलेंडर, हर हर घर में अब गैस सिलेंडर आपको 25 दिन से पहले, बुकिंग से पहले मिलता नहीं है। बुकिंग करते भी हैं तो 25 दिन के बाद तो आप लाइन में लगते हैं, आते आते और 15 दिन लगते हैं। घरों में लोगों ने इंडक्शन स्टोव रखना शुरू किया है, तो गैस का संकट तो आ गया है हर घर में, सबको पता है पिछले 50 दिन में। और अगर आप ज्यादा यात्रा करते हैं तो आपने देख लिया होगा कि हवाई यात्रा भी अब महंगी होने लग गई है। हवाई यात्रा की जेट फ्यूल जो है वो बहुत महंगा हो जाता है, तो हवाई यात्रा महंगी हो गई है, विदेशों का जाना कार्यक्रम कम हो गया है। गैस की स्थिति तो ऐसी है कि इस साल गर्मी के मौसम में अभी तक जितनी शादियां वगैरह होती थी, वो शादियों में कमी हो गई है, क्योंकि केटरर कह रहे हैं कि मेरे पास सिलेंडर नहीं है, मैं ब्लैक में भी सिलेंडर नहीं खरीद सकता हूँ, क्योंकि कमर्शियल यूज का सिलेंडर मिल ही नहीं रहा है, कि उसमें ब्लैक एंड व्हाइट की बात ही नहीं है, ब्लैक में भी कोई खरीदना भी चाहे तो नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारत के ऊपर ऊर्जा संकट आ गया है हॉर्मुज का। लेकिन जैसे आपने बताया, ये पहली बार ये संकट नहीं आया है, 1973 में भी एक बार हॉर्मुज में संकट आया था, 1979 में भी आया था, कारण अलग थे, लेकिन इसी तरह से हॉर्मुज का जब संकट आया था तो पूरी विश्व व्यवस्था, पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। और आज का ये जो क्राइसिस है, ये 1973 और 1979 दोनों से बहुत बड़ा है, कई गुना बड़ा हो गया है। उसका कारण यह है कि सारी मानव जाति का आज का जो विकास है पिछले 300 सालों का, वो पूरा का पूरा कृत्रिम ऊर्जा पर निर्भर है। कृत्रिम ऊर्जा के चलते ही हम लोगों के घर में लाइट है, कृत्रिम ऊर्जा के चलते ही हमारे गाड़ियों में तेल है, कृत्रिम ऊर्जा के चलते ही हमारे घर में गैस सिलेंडर है,
कृत्रिम ऊर्जा के चलते ही हम रोज कभी पिज्जा खा लेते हैं ब्लिंकिट से मंगवा के, जोमेटो से, कभी हम पास्ता खा लेते हैं, कभी हम पराठा खा लेते हैं, कभी हम जूस पी लेते हैं, क्योंकि ये सब उगाने के लिए, जो फसल उगाने के लिए जो यूरिया की जरूरत होती है, वो भी हॉर्मोज की खाड़ी से ही निकलती है। तो ये जो पूरा का पूरा एनर्जी क्राइसिस है, मतलब ऊर्जा का संकट है, कृत्रिम ऊर्जा, ये आदमी के खाने की भी ऊर्जा है और आदमी के उपयोग करने की भी ऊर्जा है। दोनों में करीब करीब 25-30% की कमी आ गई है। या जिस तरह से मैंने यूरिया की कमी कही, तो 25% ये कमी आ चुकी है। दूसरी बात यह कि ऊपर से इस साल एल नीनियो नाम का एक बहुत बड़ा, क्या कहते हैं, वैश्विक संकट आने वाला है। वो मौसमी चीज होती है, कभी कभी 2-4-10 साल में एक बार होती है, जिसके चलते गर्मी बहुत बढ़ जाती है और बारिश बहुत घट जाती है। इस साल गर्मी की तो स्थिति हम लोग देख ही रहे हैं, पूरा भारत एक गर्मी का टुकड़ा बना हुआ है। कहीं पर भी जाइए भारत में, यहाँ तक कि उत्तराखंड, देहरादून वगैरह में जहाँ लोग ठंडी के लिए जाते हैं, वहां पर भी लू चल रही है और बारिश कम हो जाती है। और इसके कारण क्या होता है कि फसल पर असर पड़ता है। तो एल नीनियो जब आता है, मानसून फेल होता है, गर्मी बढ़ती है, बारिश कम होती है, फसल पर असर पड़ता है। ऊपर से यूरिया की कमी है, तो फसल पर और असर पड़ेगा। तो 1850 में, इससे पहले इस तरह का जब सुपर एल नीनियो आया था, तो उसके कारण 1850 में करीब 4% मानव जनसंख्या घट गई थी। 6 साल पहले जिस समय कोविड आया था, उसमें केवल आधा प्रतिशत जनसंख्या घटी थी। और पिछले बार सुपर एल नीनियो आया था तो 4% जनसंख्या घट गई थी, क्योंकि खाना नहीं मिलता है, फसल नहीं उगती है, तो खाने का संकट आ जाता है, खाने का संकट आ जाता है। तो ये जो ईरान में हो रहा है, ये कल सुबह अगर पूरी तरह से खत्म भी हो जाता है, पूरी तरह से शांत भी हो जाता है, अमेरिका और ईरान के बीच में कोई समझौता भी हो जाता है, तो वो हॉर्मुज की खाड़ी के अंदर से जितना तेल निकलता था, गैस निकलता था, वो सारे कुएं वगैरह, जो उनका प्लांट है, वो इतनी ध्वस्त हो चुके हैं कि कल सुबह अगर हॉर्मुज खुल भी जाए तो वहां से प्रोडक्शन होने वाला नहीं है। तो भारत के सामने सबसे बड़ा संकट अभी आने वाले समय में ऊर्जा का संकट है। और साथ में ऊर्जा का संकट मतलब गैस का संकट, पेट्रोल का संकट, डीजल का संकट, और साथ में आपके ऊपर यूरिया का संकट है, जिसके कारण खाने का संकट आने वाला है। तो मेरे ख्याल, खाने का संकट तो, और यूरिया ऐसी चीज है कि जिस समय आप बीज डालते हैं, उसी समय आपको शुरुआत में नाइट्रोजन बेस्ड यूरिया जो होता है, जो आपको खाद में नाइट्रोजन बेस्ड खाद होता है, उसको जिस समय आप बीज डाल रहे होते हैं उसी समय डालना होता है। कुछ दूसरे खाद होते हैं जो कि फसल बढ़ते बढ़ते पड़ती है, लेकिन नाइट्रोजन बेस्ड खाद जो है, खास करके यूरिया, वो शुरुआत में ही फसल में डालना पड़ता है। और वो समय आने वाला है अगले 1-2 महीने के अंदर। मतलब अभी गर्मी चल रही है, जून में तो भारत में मानसून आ जाता है, अप्रैल करीब करीब खत्म होने वाला है, तो 30-35 दिनों के अंदर भारत में मानसून आ जाएगा। मानसून आते ही बीज डालना शुरू होगा। अगले 1 महीने में हॉर्मुज आज अगर खुल भी गया तो उतना यूरिया वहां से यहाँ आ नहीं सकता। तो मेरा इसका मतलब यह है कि मानसून भी कम आने वाला है, लीनियो के चलते बारिश भी कम होने वाली है, आपके ऊपर यूरिया का भी संकट आने वाला है। किसान जैसा भी होगा, किसान अपना फसल डालना तो पड़ेगा उसको। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा सिटीजन्स वॉइस शो के दर्शकों को जान के रखना है कि इसमें राजनीति, मतलब रोज सुबह हम सुनने में आता है कि ट्रम्प साहब फलाना कर दिया, ईरान ये कर दिया, वो कर दिया, नेतन्याहू ने ये कर दिया, वहां शांति हो गई, यहाँ विफल हो गई, ये सब हेडलाइन है। लेकिन ये हेडलाइन अगर कल सुबह पूरा का पूरा ईरान का मामला शांत भी हो जाता है, तो आने वाले समय में ये एक तरह से कोविड के समय, याद कीजिए कोविड पहली बार आया था नवंबर में, लेकिन हमने लॉकडाउन लगाया था मार्च में जाके। मतलब उस चीज का असर समझते समझते, मतलब उसका समाधान नहीं, उसकी समस्या को समझते समझते हमको 5 महीना लगा था। 5 महीने बाद हमने लगाया भी तो लॉकडाउन भी लगाने से पहले हमने सोचा कि शायद थाली थाली बजा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। थाली को कटोरी बजा लिए थे एक दिन, फिर समझ में आया नहीं थाली कटोरी बजाने से नहीं होगा, 40 दिन का लॉकडाउन करेंगे। 40 दिन के लॉकडाउन के बाद हमको लगा ठीक हो जाएगा, उसके बाद और बढ़ते चला गया। तो कुल मिला के हमें पता है कि कुल मिला के वो जो कोविड का असर था वो करीब 2-2.5 साल तक रहा। तो आने वाला समय भी मेरे ख्याल से उस तरह का कोई महामारी तो नहीं फैल रही है, लेकिन ऊर्जा संकट के चलते आप पूरा पूरा देश, भारत के बारे में मैं बोल रहा हूँ, बाकी देशों के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन कभी कभी जब गाज आपके ऊपर गिरती है तो आप ये नहीं देखते कि पड़ोसी के यहाँ क्या हुई, सामने वाले की क्या स्थिति हुई, उसको छोड़िए, अपनी स्थिति सोचना है। तो अपनी स्थिति सोचने में मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में अगले 2-3 साल के लिए, कम से कम 2 साल के लिए भारत में एक मिनी लॉकडाउन जैसी स्थिति आने वाली है, क्योंकि ऊर्जा का संकट है और वो सच्चा है। और वो ऊर्जा का संकट केवल तेल का संकट नहीं है, केवल गैस का संकट नहीं है, खाने पीने का भी संकट है। बिल्कुल। जी मैं इसमें 2 बातें और आपसे पूछना चाहूँगा। एनर्जी क्राइसिस के चलते साउथ कोरिया 80% अपनी जो रिक्वायरमेंट है, वो न्यूक्लियर यूटिलाइजेशन से पूरी कर रहा है। जापान और चाइना ने भी न्यूक्लियर रिन्यूएबल की बात की है। जापान इज एमिंग एट 100% सेल्फ सफिशिएंसी लॉन्ग टर्म
चाइना फास्ट ट्रैकिंग 23 न्यू रिएक्टर्स। हमारा तो अभी एसएमआर का पहला रिएक्टर ही ऑपरेशनल नहीं हुआ है। तो कोल का भी एक संकट है, क्योंकि इंडोनेशिया से महंगा कोल अदानी साहब इंपोर्ट करते हैं, और हमारी जो एनर्जी कॉस्ट है, पर यूनिट कॉस्ट है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। अभी उत्तर प्रदेश में और पंजाब में प्राइसेस रिवीजन हुए हैं, और आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि भारत में, कर्नाटक वगैरह में भी अब प्राइस रिवीजन बिजली का होगा। सऊदी अरेबिया और यूएई थोड़ा सा बेटर फेयर कर रहे थे, क्योंकि उनकी हबशान फुजेरा जो पाइपलाइन है वो हॉर्मुज को बाईपास कर रही थी, तो करीब 5 मिलियन से 1.8 मिलियन बैरल्स पर डे जो है वहां से निकल रहा था। कतर, कुवैत और बहरीन जो है वो सबसे ज्यादा हिट हैं, क्योंकि एलएनजी ऑयल एक्सपोर्ट जो है इनका क्रिपल हो गया है। कतर का रास लफान डैमेज हो गया है। तो कहा जाता है कि जब ये लाइंस डैमेज होती हैं, इनकी रिपेयर में बहुत समय लग जाता है। अब नेफ्था की प्रोडक्शन रुक जाएगी। जो एलएनजी पाइपलाइन है, गैस की पाइपलाइन, अगर वो विजिट नहीं होगी या रिफर्बिश नहीं होगी, तो गैस का एक बड़ा संकट बढ़ जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से इस सबसे बड़ा डैमेज जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस, इन्फ्लेशन, ग्रोथ स्लो डाउन और फिस्कल स्ट्रेन जो पड़ने वाला है, खासकर साउथ एशियन कंट्रीज पर, भारत भी उससे अछूता नहीं है। चाइना और जापान के पास तो उनके ग्लोबल ऑयल रिजर्व्स हैं, वो तो 120 दिन, 200 दिन, 250 दिन, 300 दिन तक मैनेज कर सकते हैं। हमारी जो रिजर्व है वो 10 से 12 दिन, 15 दिन है। अभी आप देख रहे हैं जून में अभी धान की बुआई शुरू होने वाली है। अब जिनको तो पता था, उन्होंने तो खाद और एनपीके और फर्टिलाइजर्स खरीद के रख लिए हैं, पर जिनके पास पैसा नहीं है, अभी जो गेहूं बिकी है उसका पैसा उनके हाथ में आया है, अभी लाइनें लगने वाली हैं। तो अगले महीने में मानसून की तो बात आपने कर दी, जब खाद का संकट गहराएगा तो धान की प्रोडक्शन कम होगी, तो फूड कॉस्ट और इन्फ्लेशन तो आसमान को छुएगा। आटे दाल के भाव हम लोगों से संभलेंगे नहीं। इसकी चिंता जो है वो हमारे भारत में कोई नहीं कर रहा, सब इलेक्शन में लगे हुए हैं वेस्ट बंगाल में। जी देखिए, राजनीतिक दलों के साथ दिक्कत ये होती है कि उनको असल में हम लोग चुनते हैं 5 साल के लिए नीति बनाने के लिए, लेकिन वो लोग 5 साल के लिए चुनाव की राजनीति में ही लगे रहते हैं। 5 साल नीतियां बनानी होती है, और अंत में जिस समय चुनाव कहीं घोषित होता है, जिस समय चुनाव आचार संहिता लगती है, उस समय आपको राजनीति करनी चाहिए कि अगला चुनाव कौन जीतेगा। दुर्भाग्य भारत का ये है कि कोई भी पार्टी सत्ता में भी, सरकार भी बन जाती है, तो वो नीति बनाती नहीं है, केवल राजनीति में ही अपना समय व्यर्थ करती रहती है। हमने परसों देखा भारत के प्रधान जी को लू की गर्मी में, जिस समय लोगों को कपड़ा पहनना मुश्किल है, उस समय वो हावड़ा ब्रिज के नीचे फोटो खींच रहे थे शॉल ओढ़ के। तो ये सब राजनीति, उससे हो सकता है उनको कुछ वोट ज्यादा मिलने वाले होंगे, लेकिन उससे उससे कोई नीति का अंतर नहीं पड़ता है। तो जिस तरह से आपने पूछा कि अब अगर आने वाले समय में, देखिए इसीलिए मैंने कहा कि कोविड के समय हमने एक बार झटका खाया था। हमको गलतफहमी थी कि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, शायद ताली बजाएंगे, थाली बजाएंगे तो चला जाएगा। फिर लगा कि किसी ने बोला कि अच्छा ये वायरस 14 दिन के लिए है ना, हम 28 दिन का लॉकडाउन लगा देते हैं, हम लोग सब घर में बैठ जाएंगे, वायरस आएगा, सड़क पे घूमेगा, उसको कोई आदमी नहीं मिलेगा, वो वापस चला जाएगा, उसके बाद हम बाहर निकल जाएंगे। वैसा सब होता नहीं है। इसको आपको एक नीति बनानी पड़ेगी, गंभीरता से बनानी पड़ेगी। और इसमें जिस तरह से आपने सवाल किया, उसका सीधा सीधा जवाब यह है कि भारत के ऊपर गैस का संकट और तेल का संकट तो है ही। अगर आपके पास गैस और तेल किसी दूसरे जगह से आता भी है, रूस से आता है या अमेरिका से आता है या वेनेजुएला से आता है, तो बहुत महंगा आएगा। इसीलिए महंगा का मतलब ये है, जैसा आपने कहा, वही स्टैगफ्लेशन हो जाता है। आप अगर मुहैया भी करवाएंगे, क्योंकि ऊर्जा की कीमत ज्यादा हो जाएगी, हर चीज बनने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, फैक्ट्री को भी चलने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो जो चीजें बननी शुरू होंगी वो इतनी महंगी होंगी कि लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा। मार्केट में सामान तो रहेगा, लेकिन वो पिछले महीने की तुलना में इस महीने दुगना महंगा हो गया रहेगा। आपके पास पैसे कम रहेंगे, आप खरीद नहीं पाएंगे। तो उसी को कहते हैं स्टैगफ्लेशन, क्योंकि कृत्रिम ऊर्जा का ये महत्व होता है, क्योंकि उसी चीज से सब कुछ बनता है। तो मेरे ख्याल से नीतियों में एक तो बहुत गंभीर नीति करनी पड़ेगी कि अक्सर होता यह है कि जो क्या कहते हैं, शहरों वगैरह को सरकारें बिजली देती हैं, वो बिजली देती हैं थर्मल पावर प्लांट से, कोयले के प्लांट से। उसके अलावा थोड़ा बहुत पन बिजली से भी देती हैं, थोड़ा बहुत न्यूक्लियर से भी देती हैं, थोड़ा बहुत आप पवन चक्की से भी देती हैं। लेकिन पवन चक्की हो या क्या कहते हैं पन बिजली हो या आपका न्यूक्लियर हो, ये सब प्लांट लगाने में कई साल लगते हैं। कोई रातों रात आप उस चीज को नहीं कर सकते। मतलब कल सुबह आपके घर में भोज में आपने 200 लोगों को बुलाया है, आज रात में आप घर के पिछवाड़े में, आंगन में मूली और गाजर डालेंगे तो कल सुबह नहीं उगने वाला। भोज वही है तो कोहना न रोपिए कहा जाता है। तो ये सब अव्यवहारिक है कि रातों रात हम कोई अल्टरनेटिव सोलर एनर्जी से भारत को देना शुरू करेंगे। आपको करना ये पड़ेगा कि कम से कम आपके साथ तेल का संकट
है लेकिन कोयले का संकट नहीं है, तो आपको थर्मल पावर प्लांट्स और ज्यादा जो आपके थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको और ज्यादा हाई क्या कहते हैं कैपेसिटी पर चलाना पड़ेगा। आपके देश के अंदर कोयला का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। दुनिया भर में दूसरे जगह से आपको अगर कोयला मिलता है तो लाना पड़ेगा। शहरों के आसपास जो थर्मल पावर प्लांट्स थे उसको जो आपने पिछले कुछ सालों में थर्मल पावर प्लांट्स को आपने गैस में कन्वर्ट किया है, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट से धुआं बहुत होता है, पोल्यूशन ज्यादा होता है। लेकिन अब क्योंकि गैस आपको मिलने वाला नहीं है, मिलेगा भी तो बहुत महंगा मिलेगा, वो कब रुकेगा पता नहीं, वापस आपको जो पुराने मॉडल पे वो चल रहे थे थर्मल पावर प्लांट थे, आपने उसको क्या कहते हैं पोल्यूशन के चलते, धुएं के चलते उसका फ्यूल बदल दिया, उसको गैस पे ले आए थे। आपको वापस उसको थर्मल पावर प्लांट पे ले जाना पड़ेगा कि कम से कम लोगों को गैस की संकट भले हो, तेल की संकट भले हो, कम से कम घरों में बिजली की संकट ना हो। तो बिजली के संकट से बचने के लिए आपको कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से आपके पास प्लांट ऑलरेडी हैं, ये सब प्लांट कोई नया बनाने की जरूरत नहीं है, जो प्लांट है उसी को आपको फ्यूल देना पड़ेगा। बहुत सारे जो गैस प्लांट्स हैं उनको आपको शायद कन्वर्ट करना पड़ सकता है, आधा आधा आपको करना पड़ सकता है। जैसे कई सारे कारें चलती हैं उनके अंदर दो फ्यूल रहता है, सीएनजी भी रहता है, पेट्रोल भी रहता है, कि पेट्रोल खत्म हो गया तो सीएनजी से चलती है, सीएनजी खत्म होता है तो पेट्रोल से चलती है। एक इंजन एक दोनों कार का इंजन एक ही होता है, लेकिन उसका दो तरह का आप ऊर्जा डाल सकते हैं उसमें, दो तरह की कृत्रिम ऊर्जा, फ्यूल दो तरह की ऊर्जा डाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपको करना पड़ेगा। एक तरफ तो ये हुआ आपको ऊर्जा का संकट के लिए, और दूसरा जो यूरिया का संकट है वो तो खैर आपके हाथ में नहीं है, समाधान आपके हाथ में नहीं है, यूरिया की कमी होने वाली है। तो मेरे ख्याल से सरकार को किसानों के साथ आपको बात करनी है, क्योंकि इस देश में काफी सारे किसान जो हैं वो हॉर्टिकल्चर में जाते हैं, मतलब फूल वगैरह उगाते हैं, फूल उगाना मतलब वो फूल वगैरह उगाने का काम करते हैं। काफी सारे किसान इस देश में कैश क्रॉप्स उगाते हैं। कैश क्रॉप्स का मतलब है जिससे कि उनका लाभ ज्यादा हो। लेकिन आने वाले समय में अगर यूरिया का संकट आएगा और उसके चलते फूड क्राइसिस आने वाला है, मतलब खाने का संकट आने वाला है, तो सरकारों को यह तय करना पड़ेगा कि आपको किस तरह का अनाज आपके पास स्टॉक रहना है, क्योंकि मूल जो आपको अनाज है आपके खाने में, आप पिज्जा खाइए या मत खाइए, आप बर्गर खाइए या मत खाइए, लेकिन चावल है, दाल है, रोटी है, मक्का है, ये सब चीजों को तो आपका मूल खुराक है। तो आपको मूल खुराक में कमी ना हो, इसके लिए आपको किसानों से बात करनी पड़ेगी कि भैया आप अगर हॉर्टिकल्चर का काम करते हो तो शायद आपको हॉर्टिकल्चर का काम करने के बदले 1-2 साल के लिए या एक आध फसल आपको, क्योंकि यूरिया की कमी है प्लस फसल में पानी की कमी होने की संभावना है, इसीलिए आप इस साल गुलाब मत उगाना अपने यहाँ पर, अपने यहाँ गुलाब की खेती करने के बदले अपने यहाँ मक्के की खेती करो। अगर वो किसान आपके मक्के की खेती को मान लेता है, इसका मतलब वो अपना घाटा करेगा, क्योंकि पिछले साल तक गुलाब उगा रहा था, तो आपको उसको एमएसपी भी पहले से तय करना पड़ेगा कि तुम गुलाब के बदले इस बार मकई उगाना, मकई जितना भी उगेगा उसमें मैं यूरिया भी कम दे पाऊंगा, हो सकता है बारिश भी कम आए, उसके बावजूद तुम्हारा जो मकई उगेगा उसको कम से कम मैं इतना दाम तुमको दूंगा। ये सब आपको इसीलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास 140 करोड़ लोगों को एक साल तक आपको अगले मानसून तक खिलाना पड़ेगा। उनको खिलाने के लिए मूल मूल अनाज जो है, मोटा अनाज है, दाल है, इन चीजों पर आपको ध्यान रखना है। हो सकता है मेरी थाली में जो 56 भोग दूसरे व्यंजन है, जैसे मैंने कहा, हो सकता है आपको पास्ता छोड़ना पड़ सकता है, हो सकता है आपको पिज्जा खाने का शौक है, बर्गर छूट जाए, लेकिन रोटी तो कम से कम मिले, कम से कम आपको दाल तो मिले, कम से कम चावल तो मिले, कम से कम मक्का तो मिले, कम से कम बाजरा तो मिले। दक्षिण भारत में कई सारे राज्य हैं जहाँ पर रागी नाम का एक मिलेट खाया जाता है। तो आपको इन सब चीजों के ऊपर जिनमें कम पानी से जो उग सकता है, जिनमें यूरिया कम होते हुए भी कुछ उग सकता है, आपको हॉर्टिकल्चर वगैरह में, तो मेरे ख्याल से ये सब चीजें हैं, बहुत गंभीर नीति की बात है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये कोई एक पार्टी की बात नहीं है। सरकार को बैठ के राज्य, क्योंकि ये जो खेती का मामला है ये राज्य सरकारों तक भी मतलब उनके जद में भी आता है, तो इसमें केंद्र सरकार को बड़े भाई की भूमिका में आना पड़ेगा, राज्य सरकारों को साथ में लाना पड़ेगा, और जितने भी किसान हैं, किसान संगठन हैं, उन सब लोगों को आपको साथ में पेज पे लेना पड़ेगा और उनके साथ बातचीत करके उनको कहना पड़ेगा कि आने वाले 1-2 साल पूरे देश पर खाने का संकट आने वाला है, किसान अन्नदाता आप ही लोग हो, आप लोगों को हमें बचाना है, आप लोग जो भी कीजिएगा हम अपनी तरफ से ये काम कर सकते हैं, आप जो भी कीजिएगा उसमें अगर कुछ कमी बेसी भी रहा तो हम आपको घाटा नहीं होने देंगे, क्योंकि अगले 2 साल तक आप ही हमारे अन्नदाता हो। इसीलिए आपको उनको किसानों को अपनी फसल, जो भी वो फसल उगेगी, वो फसल अच्छा बम्पर फसल नहीं उग सकती है, क्योंकि हो सकता है बारिश फेल हो जाए, हो सकता है आपको हम यूरिया ना दे पाए, दोनों चीजों के बावजूद अगर वो जो भी फसल उगाएंगे उनको फसल का कीमत किलो के भाव में नहीं देना है,
इससे पहले वो जो फसल उगाते थे उनको उस साल में गुलाब उगाने के बाद उस साल में उस किसान को जितना आय हुआ था, इस साल आपको उसको कहना पड़ेगा कि भैया गुलाब मत उगाना, वहां मकई उगाना, जितना भी उगेगा कम से कम मैं गुलाब जितना तुमको आय दे दूंगा। तो आपको ये सब बहुत गंभीरता से ये करने का समय आ गया है, ऐसे मुझे लगता है। ये एक आखिरी टिप्पणी आपसे लूंगा। WHO कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो डिस्प्लेस शेल्टर्स, वाटर सैनिटेशन रिस्क का हाईलाइट कर रहे हैं। आपको पता है कि हीलियम अगर कम आएगी तो एमआरआई सेंटर्स और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, डीजल पेट्रोल की कमी होगी, जनरेटर्स नहीं चलेंगे, ऑक्सीजन की कमी भी आ सकती है। और जो जिस तरीके की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, जिस तरीके के वॉर इंजरीज हैं, उनको डील करने के लिए अब गल्फ में या ईरान में या ईरान से बाहर बहुत सारा एक बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया है। आपने तो कुछ नजदीकी तौर पे ये देखे हुए हैं वॉर जोन्स। आपको लगता है कि रिहैबिलिटेशन में इस तरीके की चीजों को संभलने में कितना समय लग सकता है? मेरे ख्याल से वार जोन में रिहेबिलिटेशन में बहुत लंबा समय लग जाता है। कई बार आप गाजा वगैरह को जाके देखिए तो कई बार तो कई पीढ़ियां लग जाती हैं। तो पीढ़ियों का ये बात कुछ सालों की या कुछ महीनों की नहीं है, ये पीढ़ियों की बात है। गाजा वगैरह को तो छोड़िए, अमेरिका में आप जाके उनके वार वेटरन्स को देखिए तो उनका पूरा जीवन खराब हो चुका है। किसी को इंजुरी हो जाती है तो पूरे जीवन तक उसको साइकोलॉजिकल स्कार होता है, उसको 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 उसके साथ 10 तरह की समस्याएं होती हैं, उसके शारीरिक अपंगता आ जाती है, मानसिक रूप से वो अस्वस्थ हो जाता है। तो कहीं पर भी युद्ध होता है तो वो मनुष्य को अंदर तक, आत्मा के अंदर तक झकझोर देता है। जो जो इस युद्ध क्षेत्र से बाहर रहता है उस पर तो आर्थिक असर पड़ता है, उस पर सामाजिक असर पड़ता है, व्यवहारिक असर पड़ता है, उसको गैस की कमी हो जाती है। लेकिन आप ईरान के अंदर जाके देखिए, जो 166 बच्चियों को मारा गया था, आप उनके माँ बाप को जाके पूछिए, उनका तो पूरा जीवन खत्म हो गया। वो इस जीवन में वो फिर नॉर्मल नहीं हो पाएंगे। अब वो जो 160 परिवार है जिसने अपने अपने परिवार में अपनी बच्ची को खोया है, उस बच्ची का कोई बड़ा भाई था, कोई छोटा भाई था, उन लोगों को कितना सारा आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना पड़ेगा, मनोवैज्ञानिक तौर पर उनको आपको ढाढ़स देना पड़ेगा। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। मेरे ख्याल से भारत में समस्या उसकी नहीं आएगी, लेकिन भारत में एक समस्या आएगी कि जैसे ही कृत्रिम ऊर्जा का दाम बढ़ेगा तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ते ही भारत के बहुत सारे लंबे समय तक, आप देखे होंगे कोविड के समय में भी आप हमने देखा कि ये जो इनफॉर्मल सेक्टर में लोग काम करते हैं, प्राइवेट नौकरियां करते हैं, वो देखते हैं कि अगर तनाव ज्यादा हो रहा है तो वो किसी भी तरह से अपने घर लौटने की बात करते हैं। तो गैस सिलेंडर का भी इस बार जैसे ही समस्या आया, हमने देखा सूरत वगैरह रेलवे स्टेशन में बहुत ज्यादा भगदड़ टाइप की स्थिति बन गई, लोग वापस भागने लगे। तो ये स्थिति आने वाली है कि भारत में रिवर्स पलायन होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि जैसे ही ऊर्जा का संकट बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगा, तो जो इंडस्ट्री होगी, मैन्युफैक्चरर्स होंगे, वो अपने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को बचाने के लिए अपने यहाँ स्टाफ की कटौती करेंगे। और जैसे ही स्टाफ की कटौती करेंगे, ये जो कैजुअल लेबरर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स होते हैं, इनकी नौकरी जाएगी। इनकी नौकरी जाते ही इनको समझ में आएगा कि मुझे यहाँ इस शहर में दूसरी नौकरी नहीं मिल रही है, मैं वापस गांव जाता हूं। तो बहुत सारे लोग, रिवर्स माइग्रेशन होगा गांव की तरफ। जिस तरह से कोविड से पहले भारत में जितने लोग गांव से शहरों में थे, वो लोग कोविड के समय जो लौट के गए थे, उसमें से 4-5 करोड़ लोग आज तक वापस नहीं आ पाए हैं। उनको लगा कि नहीं भैया, जैसे भी रहेंगे गांव में ही रहना ठीक है, शहर में जाके परेशान होने से अच्छा गांव में रहना। तो गांव के ऊपर रिवर्स माइग्रेशन बढ़ेगा। वैसी स्थिति में आपको फिर से, मेरे ख्याल से आपको अब नीतियां बनानी पड़ेगी जिसमें कि गरीब ग्रामीण श्रमजीवी किसान जो है उसको फोकस में करते हुए आपको नीति बनानी है। क्योंकि अगले 1-1.5 साल तक यही लोग हैं जो कि हम शहरों में रहने वाले लोगों को जिंदा रखेंगे। क्योंकि शहर में रहने वाला लोग, पैसा तो शहर में बहुत होता है, लेकिन शहर का आदमी अपने खाने के लिए एक दाना अनाज भी खुद नहीं उगाता है, वो निर्भर रहता है गांव पर रहता है। मेरे पास पैसे लाखों रुपए हो सकते हैं, लेकिन एक दाना अनाज भी मैं अपना नहीं उगाता, शहर में रहने वाला कोई नहीं उगाता है। ऐसी स्थिति में, क्योंकि वो गांव पर निर्भर है और आने वाले समय में खाद्य की सुरक्षा की संकट है, और जो भी खाना आएगा वो ज्यादा आए या कम आए, वो बारिश कम हो और यूरिया नहीं मिले, जो भी खाना भारत में बनेगा वो क्योंकि गांव में बनेगा, और गांव के लोग ज्यादा पलायन करके शहर से गए होंगे, लेबरर्स। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में सरकार को अभी से तय करना है कि उनको गरीब ग्रामीण श्रमजीवी किसान को ध्यान में रखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए आप नीति बनाएंगे। क्योंकि अगले 2 साल तक पूरे देश को वही लोग पालने वाले हैं, गरीब ग्रामीण श्रमजीवी किसान। हम लोगों को, इस देश के अमीर शहरी बुद्धिजीवी लोगों को पालने का काम वही करने वाले हैं, क्योंकि अनाज वहीं से आने वाला है। मूल समस्या अनाज पर ही आई हुई है, मूल समस्या अनाज पर है।
बिल्कुल, दूसरी बात ये भी है कि देखिए इसमें लोगों को नौकरी चाहिए, लोगों को काम चाहिए, लोगों को डीबीटी ट्रांसफर्स नहीं चाहिए। दूसरी बात जिस तरीके से एलपीजी को हाउसहोल्ड्स के लिए अभी एक तरीके से दिया गया कि हाउसहोल्ड को पहले दे दीजिए एलपीजी ताकि ताकि संकट ना हो गैस का। फैक्ट्रियां बंद हो गई, सेरेमिक फैक्ट्री सूरत की बंद हो गई और वहां से लेबर पलायन कर गई। उसको आप कैसे रिहैबिलिटेट करेंगे? उसके लिए आपको एनर्जी मिक्स अपना रीवर्क करना पड़ेगा। अगर आप कोल बेस्ड थर्मल प्लांट्स चला रहे हैं और एनर्जी रिक्वायरमेंट आपकी अगर पूरी नहीं हो रही है तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? ये सरकार को सोचना पड़ेगा। इलेक्शंस तक तो ठीक है, प्रोमिसेस तक तो ठीक है, उन वादों को आप पूरा कैसे करेंगे? ये जो है वो बात तो है वो गहरी हो जाती है। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए सिद्धार्थ भाई बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर।